So hello students, I am Sumit Chetiya, your physics faculty from Motion Foundation Division. तो बेसिकली हम आ गए हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लॉजिकली इससे पहले हम सोलेनॉइड वाला टॉपिक और बाकी सारी चीजें कवर करके आए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मोटर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस साल का, क्योंकि अब जो हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो कट गए हैं हमारे सिलेबस से, लेकिन स्टिल वो इंपॉर्टेंट है. जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है फैराडेज लॉ फॉर ईएमआई. ईएमआई वो नहीं है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जिसकी वजह से हम क्या है बाइक्स या आईफोन्स खरीद लेते हैं. ये वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें हम जानेंगे. लेकिन उससे पहले जो छोटा सा टॉपिक हमको जानना है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है इसके बारे में जानते हैं, इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं. जैसा कि मैंने कहा था कोई फॉर्मूला नहीं आने वाला है, ये फॉर्मूला आपको सीनियर डिवीजन में आके हेल्प करेगा. ठीक है, तो मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन रखा है ऑफ द चैप्टर ऑफ द टॉपिक, ताकि आपको थोड़ा सीनियर डिवीजन में भी हेल्प हो. जब सीनियर डिवीजन में जाओगे तो मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितना ईएमएफ या कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, उस चीज को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे कि हमने रिंग्स ली हैं यहाँ पे, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेट को क्रॉस कराने की कोशिश करी है. वहां पे इस सेकंड डायग्राम के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1, 2, 3 एंड 4 ही क्रॉस कर रही हैं. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो काउंट होगा MFL मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काउंट अगर मैं लिखूं यहाँ पे बच्चों तो ये 4 होगा. लेकिन अगर मैं इस तरफ वाले डायग्राम पे आ जाऊं और यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम के अंदर मैं लिखना चाहूं MFL काउंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन काउंट्स, तो यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों कितना है. देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. देखो 1, 2, 3 नीचे और 3 ऊपर, तो टोटली यहाँ पे 6 लाइंस जा रही हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसमें ज्यादा है, नंबर नॉर्मल है, हमें पता है इसमें ज्यादा जा रही हैं. लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये भी जानते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नंबर, उनका मैग्नेटिक लाइंस का फोर्स काउंट पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया. एक सर्टेन एरिया से कितनी एरिया में, एक सर्टेन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. किससे, फाई से. ये देखो ये सिंबल बनाया है. अगर मैं MFL काउंट्स या इसकी जगह फाई इज इक्वल्स टू 4 लिख दूं और यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू 6 लिख दूं तो कोई बुराई नहीं होगी, कोई गलती नहीं मानी जाएगी. इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट सेक्शन एरिया, या जो भी उसका एरिया दे रखा है, स्पेसिफिक एरिया हमको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उस चीज के हिसाब से सीनियर डिवीजन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब सॉल्व करने के लिए कुछ एक फॉर्मूला भी चाहिए होगा. सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला मुझे गिवन होता है that is B vector into A vector again into cos theta. थीटा यहाँ पे क्या होता है, ये एक एंगल है सबटेंडेड बिटवीन द B एंड द A. B यहाँ पे क्या है, B वेक्टर एंड A वेक्टर. B तो हमें पता है बच्चों, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग फील्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये लिख दूं. ठीक है, डन हो गया. लेकिन इसके ऊपर एक वेक्टर लगा हुआ है. वेक्टर मतलब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. वेक्टर का मतलब डायरेक्शन होता है. स्केलर और वेक्टर यूनिट्स होती हैं, जैसे स्पीड और वेलोसिटी होती है बच्चों. स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का ही तो फर्क होता है. वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन. हेंस यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूं जो एरिया है उसकी कुछ डायरेक्शन होगी और दोनों मैग्नेटिक फील्ड इवन एरिया दोनों की जो डायरेक्शन है उनके बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसी को मैं थीटा कहूंगा. परेशान मत होना, कंफ्यूज मत होना कि थीटा और फाई सेम चीज है, नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं. फाई जो है मैं उसे कहता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक सर्टेन एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, निकल रही हैं उस एरिया के अंदर से. इसको यूनिट नापने के लिए, इसको नापने के लिए हमें एक यूनिट की भी जरूरत पड़ेगी. फॉर्मूला आ गया, नॉर्मल मुझे पता लग गया, मैं उसे किससे रिप्रेजेंट करूंगा, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, फाई बोलते हैं उस चीज को. लेकिन उसका जो यूनिट है वो होता है वेबर, WEBER, वेबर. ठीक है, टेस्ला का छोटा यूनिट भी बोल सकते हो, यहाँ पे इसे वेबर भी बताया जाता है. अब मैग्नेटिक फ्लक्स से तो हमें हो गया है इंट्रोडक्शन इजी. यहाँ हमें पता चल गया है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कैसा होता है, क्या चीज होती है. अब आगे आएगी फैराडे लॉ ऑफ EMI. फैराडे ने एक ये चीज कही थी हमको,
माइकल फैराडे पूरा नाम लेते हैं, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये कहा था, मेनली ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये दो पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। लॉजिकली 10th के अंदर ये एक ही चीज बताती है कि अगर एक सर्टेन लूप के अंदर, एक हमारे कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग मटेरियल का जो लूप है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंट हो जाता है। तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, तो ये सारी चीज करंट वहां प्रेजेंट हो जाता है, आ जाता है, जादू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि करंट उस कॉइल के अंदर या उस लूप के अंदर आ जाता है। मेनली अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं बच्चों, उसके अंदर क्या था कि हम बैटरी लगा रहे थे, उससे करंट ले रहे थे लूप के अंदर, बैटरी लगा रहे थे। मोटर के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि हमने क्या किया था कि बैटरी ली, उसको लूप में लगाया, लूप में लगाने की वजह से क्या हुआ, करंट कंडक्ट हुआ एंड देन उसकी वजह से कॉइल रोटेट हो रही है। लेकिन यहां मैं उसका उल्टा करने वाला हूं, यहां मैं उसका उल्टा करने वाला हूं। उल्टा कैसे कि कॉइल को मैं फोर्स दूंगा, फोर्स की वजह से जो रोटेशंस होंगे उसकी वजह से कंडक्शन ऑफ करंट होगा, एक करंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा इनटू द कॉइल, इनटू द कंडक्टर, जिसको मैं कलेक्ट करूंगा। और ये चीज हम कहां देखते हैं, ये चीज हम नॉर्मल लाइफ के अंदर बच्चों देखते आए हैं, विंड मिल्स के अंदर, विंड मिल्स के अंदर देखते हैं, इवन हमारे जनरेटर्स के अंदर भी ये चीज हमारी होती है, जिसकी वजह से जनरेटर क्या होता है, सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ जो कहा था हमारे माइकल फैराडे ने, है ना, माइकल फैराडे ने ही कहा था, whenever there is a change in magnetic flux, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाई या जो भी चेंज होता है, जैसे उसके अंदर चेंज आ जा रहा है, क्या आ रहा है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज आ रहा है। अगर एक ही जगह पे बार बार टाइम तो चेंज है ना, काइनेटिक एनर्जी, मोशन क्या है, मोशन तो लॉजिकली हमें पता है कि टाइम से रिलेटेड है, टाइम है तो मोशन है, मोशन है तो टाइम है, ठीक है। यहाँ पे बात आती है फॉर द कॉइल और द सर्किट एंड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड इन इट। इंड्यूस्ड मतलब वहां पे जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है मतलब जग जाता है, आ जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, तोड़ के आ रहा है, ठीक है, जादू हो जाता है। एंड रिमेन्स इन इट चेंज टिल द चेंज ऑफ फ्लक्स टेक्स प्लेस। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक लूप बनाऊं, एक सोलेनॉइड बनाऊं ऐसा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रहा हूं, गैल्वेनोमीटर से मैंने कनेक्ट किया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स, मेनली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बताते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बताते। ये एक सीनियर डिवीजन का टॉपिक है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना इजी रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे स्मार्ट हैं, और नहीं है तो उनको थोड़ी थोड़ी चीजें समझाना इजी है, बच्चे बहुत इजीली इन चीजों को कैच करते हैं। अब देखो, जब ये पास में आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉइल बना दूं, क्या बना दूं, ऐसे एक कॉइल बना दूं, तो अगर यहाँ पे मैं एक मैग्नेट को पास में ला रहा हूं, नॉर्थ और साउथ पोल वाले को, तो इससे निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, ठीक है। और वहीं मैं दूर लेके जाता हूं इसी कॉइल से, यहां पे अगर मैं मैग्नेट बनाता हूं, मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल यहां है और वो दूर हो जाता है, पहले देखो पास में तो अब दूर है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी बच्चों। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऊपर वाले केस में 6 to 8 निकल रही थी, तो नीचे 2 to 4 हो जाएंगी, वो उनका नंबर कम हो जाएगा। तो बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज करना आगे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्स्ट्रा हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ईएमएफ का मतलब है, यहाँ पे सीनियर डिवीजन के अंदर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज आती है। पर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए सर आपने बताया था कि वोल्ट मीटर लगता है, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं नापना है, मुझे करंट को नापना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, मेरा यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, ये करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस, और उसके प्रेजेंस के नापने के लिए मुझे सिर्फ प्रेजेंस पता करना है कि करंट है या नहीं है, करंट है या नहीं है। अगर है तो गैल्वेनोमीटर मुझे सिग्नल देगा, बताएगा, और नहीं है तो नहीं हिलेगा, उसकी जो नीडल है वो मूव कर रही है, मतलब वहां पे करंट प्रेजेंट है। तो करंट प्रेजेंट है तभी तो ये मूव कर रहा है गैल्वेनोमीटर मेरा, तो लॉजिकली यहाँ करंट प्रेजेंट है। और किस वजह से, क्योंकि मैं उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कर रहा हूं इन द कंडक्टर, इन द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो ये यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसे हम ऊपर जाके d∅dt भी सीनियर ऊपर जाके मतलब सीनियर डिवीजन में जाके हम d∅dt से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग चीजें। अब ये करंट कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना बच्चों, कुछ रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हमारा रुक रहा है। सीरीज वाली चीजें याद होंगी, सीरीज कनेक्शन में हमने इलेक्ट्रिसिटी में बात की थी, रेजिस्टेंस के हिसाब से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होता है, जिसकी वजह से करंट तो सेम रहता है, लेकिन
हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने लगता है। तो करंट यहाँ पे वही का वही है, करंट इंड्यूस हो रहा है, गैल्वेनोमीटर मुझे बता रहा है कि करंट इंड्यूस हो रहा है। तो माइकल फैराडे ने एक चीज बोली थी क्या, कि हिंदी में बता देता हूँ, व्हेनेवर देयर, पहले तो इंग्लिश में समझ लो, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज in the coil of the magnetic flux, whenever there is a change of magnetic flux or magnetic field lines, number of magnetic field lines in the coil or the conductor due to the movement of the magnet or due to the movement of other thing, then there is a current induced into the coil or the conductor। या बिना बैटरी के जो करंट बना दे, नाम है उसका माइकल फैराडे। तो ये लॉजिक है थोड़ा हिंदी में, बिना बैटरी के जो करंट फैला दे, बिना बैटरी के जो करंट बना दे, नाम है उसका माइकल फैराडे। तो लॉजिकली हमने सीखा कि देखो बिना बैटरी के हमने करंट बना के देखा, अब वो हो कैसे रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो सब चीजें हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक सेकंड लॉ नाम की चीज थी जो माइकल फैराडे ने भी हमें दी थी। उन्होंने ही दी है, क्या बोला है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ है जो बन रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब कितनी जल्दी वो चेंज हो रहा है, कितनी लेट वो चेंज हो रहा है। जितनी जल्दी चेंज होगा उतना ज्यादा करंट बनेगा, जितना लेट चेंज होगा उतना कम करंट बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो हमारे पास अपैरेटस है, दोनों अपैरेटस के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी चीज, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेट है और मेरे पास एक कॉइल है। सेकेंडली मेरे पास यहाँ पे भी सेम अपैरेटस है। अगर मैं इसको बुलाता हूँ कि फटाफट आओ, तो ये फटाफट आ गया, फटाफट आ गया। तो यहाँ पे कॉइल में एक ब्राइटनेस आ गई ड्यू टू द इंड्यूस्ड इंडक्शन ऑफ द करंट। देखो पीछे करके वापस दिखा रहा हूं कि पीछे करके क्या, देखो अभी जीरो पे, ये है जीरो पे, इट इज एट जीरो। लेकिन जैसे ये पास में आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आ गया और यहाँ पे नीडल थोड़ा सा मूव कर गई, लेकिन फटाफट मूव कर गई, फटाफट मूव कर गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल और द कंडक्टर। लेकिन यहाँ अगर सेकंड कंडक्टर के अंदर या सेकंड केस में मैं देखूं तो ये थोड़ा सा स्लो जा रहा है, थोड़ा सा स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो यहाँ पे ये है 300, ये 300 कुछ मुझे बता रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे बता रहा है 100। तो अगर फ्लक्स कम है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, तो करंट जो होगा वो भी कम होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज है वो भी कम होगा। जबकि अगर फ्लक्स मेरा ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज ज्यादा होगा, मतलब V ज्यादा। और ओम्स लॉ अगर दिमाग में है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, देन ऑल्सो अगर V ज्यादा तो I ज्यादा। समझ में आया? पुरानी चीजें भी हम रिलेट करते चल रहे हैं ताकि दिमाग में आता रहे। दोनों के दोनों लॉज बहुत इजी हैं, लेकिन नहीं तो हमने सिंपल से, मैंने एक स्टेटमेंट में भी आपको समझाया, वो भी लिखोगे तो एग्जाम में आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा सा समझा देना, उस चीज को एलैबोरेट करना, बुक का रेफरेंस जरूर रखना, ठीक है। तो बुक के साथ क्या होता है, मजा भी आता है। बुक में छोटी छोटी चीजें 2D में बनाई होती है, कभी कभी समझ नहीं आता, इसी की हेल्प को मुझे लेनी पड़ती है। इसीलिए मुझे मतलब थोड़ी एनिमेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द एनिमेशन बच्चों को एक क्रिएटिविटी देता है, माइंड को एक्सप्लोर करने का टाइम देता है कि मेरे पास और क्या क्या इमेजिनेटिव पावर है, ब्रेन का यूटिलाइजेशन करो। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने का मतलब या ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि क्रिएटिविटी बढ़े, है ना। इन्फ्लुएंसर मत बन जाना, लेकिन क्रिएटिविटी बढ़ा देना, ठीक है। अब यहाँ पे पता चला कि मैग्नेट से भी मैं कॉइल के अंदर अपना करंट इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, इंड्यूस कर सकता हूँ। तो वो कैसे कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ मैग्नेटिज्म, फ्रॉम मैग्नेटिज्म या मैग्नेट की वजह से मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी। कैसे करी, वी हैव फिक्स्ड कॉइल ऑफ वायर AB, द टू एंड्स ऑफ द कॉइल। यहाँ पे मैंने नॉर्मली एक apparatus ले लिया है, लॉजिकली यहाँ जीरो आ रहा है। अगर मैं इसके पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करता हूँ तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कंडक्शन ऑफ द क्या होगा, करंट हमारा कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या है, नीडल मूव करेगी। और नीडल पता है किस तरफ मूव करती है, नीडल उसी तरफ मूव करती है जहां से करंट आ रहा होता है, जहां से करंट आ रहा होता है, ठीक है। तो वो भी समझाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। अब ये भी चीजें आगे बढ़ते हैं। When a bar magnet is held stand still inside the hollow coil of wire, there is no deflection in the galvanometer। अगर मैं इसको रोक दूं, मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूं, सीनियर डिवीजन की चीज समझा रहा हूं, d∅dt में कुछ ना कुछ होना चाहिए कि मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होते रहना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज होते रहना चाहिए। दोनों या तो बढ़ जाएंगे या तो ये दोनों बढ़ जाएंगे, नहीं तो टाइम तो बढ़ता ही रहता है और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो
कम हो जाएगा। अभी ये बैठे हैं एक सेपरेट डिस्टेंस पे, मतलब एक स्पेसिफिक, अगर मैं इस चीज को कह दूं कि ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हैं तो 10 सेंटीमीटर ही है ये। थोड़ा ऐसे स्केल लेके मेजर करने मत बैठ जाना कि सर 10 सेंटीमीटर थोड़ी है, बड़ा है। ऐसा लॉजिकली दिमाग में लगाओ कि अगर मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को इसके आस पास में नहीं लाया, फिर दूर नहीं लेके गया, है क्या, अगर ये मेरा कॉइल है और मैं इस चीज को पास में दूर में कर रहा हूं, तो इस वजह से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी वजह से करंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, जिसे कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो पॉइंट है वो कुछ भी नहीं हिलेगा और यहाँ पे बताएगा कि ये 0 है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई चेंज नहीं हो रहा है नहीं ना। थोड़ा सा करके देखते हैं कैसे चेंज होता है, वो भी करके देखते हैं। फटाफट इस चीज को पास में लाया तो देखो ये चीज मूव कर गई, नीडल थोड़ा सा पीछे वाले कंडीशन में देखो 0 थी, लेकिन इस वाले कंडीशन में जैसे ही मैं इसको आगे लाया ये थोड़ा सा मूव कर गई, क्योंकि पास में आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और उठने चाहिए कि इस कॉइल में डायरेक्शन क्या होगा, करंट का, कॉइल का डायरेक्शन क्या होगा। मैंने ये भी बताया कि जिस डायरेक्शन से करंट आ रहा होता है उस डायरेक्शन में वो झुक जाती है, लेकिन इस डायग्राम के अंदर कुछ नहीं बता रखा डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे, वहां पे हमने लेंस लॉ या राइट हैंड, जैसे वो कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाली बात भी करेंगे। तो यहाँ पे ये सब चीजें भी आएंगी, तो चीजें सीखते हैं। जैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स का इसके अंदर इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा सा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों यहाँ पे करंट का इंट्रोडक्शन होता है, करंट इसमें इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है करंट, मान लेता हूं इसमें क्लॉकवाइज चल रहा है, जब ये पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको वापस से पूरा का पूरा, देखो अभी पूरा अंदर आ गया, अगर मैं इस पोजीशन में भी इसको रोक दूं, तो भी मेरा जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूसली आगे पीछे करते रहना है, ठीक है। किस चीज को, मैग्नेट को, ताकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें घूमता रहे ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हमने 0 नहीं बोला ना, 5 बोला है ना, ठीक है। तो 5 बोला है हमने उस चीज को, मैग्नेटिक फ्लक्स को 5 बोला है। यहाँ पे 5 बोलने का मतलब क्या है, ये सीनियर डिवीजन में आप धीरे धीरे करके 11th-12th में आप जब जाएंगे आपको सब समझ में आएगा। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ मैग्नेट इज इनसाइड अ फिक्स्ड कॉइल ऑफ वायर, आल्सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतनी देर से जो मैं गाना गा रहा हूं बच्चों आपके सामने, EMI, वो संजय दत्त वाली पिक्चर पे मत चले जाना। EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स नहीं, सस्ती चीजें नहीं खरीदनी, महंगी खरीदनी है तो EMI नहीं देनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन जब होता है जबकि मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं एक कॉइल के अंदर जो कि वायर की बनी हुई है, उसको आगे पीछे मूव कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या होता है, या तो मूवमेंट होना चाहिए। अब मूवमेंट दो ही चीजें, दो में से कोई एक चीज मूव करेगी, गारंटी है। जब तक अगर मूव नहीं करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, लॉजिकली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से मेरा करंट का प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा। अब अगर मैं इस चीज को जनरेटर में या विंड मिल में यूज कर रहा हूं तो मुझे कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ द करंट चाहिए, तो कंटिन्यूसली, या तो विंड मिल के अंदर हवा आती नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जो विंड फ्लैप्स हैं या उन्हें विंग्स कहते हैं वो घूमते रहें। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चीज को हम जान चुके हैं कि इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि भाई जब प्रोडक्शन कर रहा हूँ करंट का, जब मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ इनसाइड एंड आउटसाइड द कॉइल, है ना, टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नेसेसरी एक कंडीशन होगी क्या इलेक्ट्रिक करंट बनाने की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल वायर एंड द मैग्नेट। कॉइल वायर और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब रिलेटिव मोशन मैंने कहा दो चीजें हैं, दो में से किसी एक चीज को हिलना जरूरी है, मतलब पास आना दूर जाना जरूरी है। इस केस में क्या करता हूं, या तो मैं मैग्नेट को आगे भेजूंगा और पीछे करूंगा, या तो मैं कॉइल को आगे पीछे करूंगा, तो लॉजिकली तब जाके मेरा कंडक्शन ऑफ द या प्रोडक्शन ऑफ द करंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज खत्म होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो हमारे एनसीईआरटी या सीबीएसई प्रोवाइड करता है, पूछ लेता है कभी कभी पेपर में, तो उनको भी हम यूटिलाइज करेंगे, उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको अपन कंडक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जब एक नॉर्मल दो कॉइल्स दे रखी हैं, फर्स्ट वन जिसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, एंड सेकेंडरी जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है बच्चों,
इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, बीच में एक हमारा सॉफ्ट आयरन का कोर लगा हुआ है सेम। इसके बाद अभी की जो है, यहाँ अगर गौर करोगे तो की जो है बच्चों हमारी क्लोज नहीं है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो दिमाग में पहली चीज क्या चमकती है, पहली चीज ये चमकेगी, सर इसके अंदर से तो है ना क्या होगा, करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल जाएगा और इसके अंदर ये ग्लो कर जाएगा। ये वाला जो कॉइल है, ये वाली जो चीज है, टर्मिनल है, वो चीज फटाफट ग्लो करेगी ड्यू टू द करंट। ये करंट उससे फ्लो हो रहा है, टंगस्टन वायर होगी तो फटाफट ग्लो करेगी, निक्रोम होगी तो भी फटाफट ग्लो कर देगी। ठीक है, करके देखते हैं। मैंने क्या किया, इसको चालू करा, फटाफट इसमें क्या हुआ, एक चीज तो आपने ये नोटिस कर ली, फटाफट क्या हुआ, यहाँ पे नोटिस हो गई। लेकिन मेरे पीछे एक चीज छुप गई, पता क्या, देखोगे वापस देखोगे, चलो फटाफट देखते हैं उस चीज को। यहाँ पे क्या था, गैल्वेनोमीटर पहले 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, लेकिन अब देखो थोड़ी सी देर के लिए उसने वापस आगे की तरफ बढ़ा, करंट का डायरेक्शन आया एंड देन वापस से 0 पे आ गया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया एंड देन वापस आ गया थोड़ी सी देर के लिए, फॉर अ स्मॉल सेकंड। वापस एक बार देखो बच्चों कैसे हो रहा है, ये देखो 0 है, वापस मैंने आगे बढ़ाया, थोड़ी सी देर के लिए इसमें करंट का डायरेक्शन दिखा, देखो दिखा। तो यहाँ दिखने का, ये करंट आने का नतीजा मतलब ये आया कैसे, लॉजिकली हो क्या रहा है, हमने जाना है जहां जहां करंट फ्लो हो रहा होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही होती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं और यहां से ऐसे करके जा रही हैं, तो यहाँ पे एक लिमिट ये भी आएगी कि ये इसको क्रॉस करेंगी और ये भी इसको क्रॉस करेंगी। तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी देर के लिए करंट क्यों आया, दिमाग में आया ये बात, थोड़ी सी देर के लिए। अगर कंटिन्यूसली इसमें है, क्योंकि जो करंट है वो धीरे धीरे करके बड़ा होगा ना। अगर मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर बैटरी जो है ये मैक्सिमम मुझे 20 एम्पियर का करंट देती है, कितना देती है, 20 एम्पियर का करंट देती है, तो एकदम से बटन चालू करते से ऐसा तो नहीं होता कि शटाक करके बिल्कुल जो भी चीज आप बल्ब चालू कर रहे हो या फैन चालू कर रहे हो एकदम से पूरा करंट एकदम से 20 एम्पियर की रीच पे, मैक्सिमम लिमिट पे रीच कर जाए, नहीं। वो क्या होगा, 0 से 2 पे करेगा, 2 से 8 पे करेगा, 8 से 16 पे करेगा एंड देन गोज टू 16, फ्रॉम 16 टू 20। तो यहाँ पे क्या है, इसका एम्पियर करंट जो चेंज हो रहा है, करंट चेंज होने की वजह से क्या है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स धीरे धीरे करके बढ़ेंगी और वो बढ़ रही हैं। जहां से पहले वो 0 पे था, जब मेरा की क्लोज नहीं था, तो यहाँ पे क्या था 0, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे क्रॉस नहीं कर रही, तो वो गैल्वेनोमीटर मेरा स्टेट बिल्कुल हमारा 0 स्टेट पे बैठा हुआ था, 0 स्टेशनरी था। लेकिन थोड़ी सी देर के लिए उसको करंट मिला, क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट नहीं थी, यहाँ पे और यहाँ पे। ये 4 कंडीशंस बच्चों मेरे पास ऐसी आ गई जहां पे मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही हैं। तो 2 कंडीशंस आएंगी जब मेरा करंट जो आई है या तो वो 0 हो या तो आई जो है वो 20 एम्पियर तक पहुंच जाए, 0 एम्पियर या 20 एम्पियर, या तो ये मिनिमम हो या तो मैक्सिमम हो। मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, तब क्या होगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मेरी 0 रीडिंग शो करेगा। लेकिन बीच में अगर वो चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसकी वजह से बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर मैं इस चीज को, करंट को वापस बंद करूं, मैं इस बटन को, इस की को वापस निकाल दूं या बंद कर दूं इस स्विच को, तो क्या लगता है वापस गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा? फटाफट कमेंट के अंदर फटाफट यस और नो लिखो, जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं समझा रहा हूं। जैसे ही आप इस स्विच को बंद करोगे, इस की को ओपन करोगे, वापस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पीछे की तरफ जाना चालू कर देंगे, मतलब उसके अंदर वापस रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाएगा, फ्रॉम 20 टू 16, 16 टू 8, 8 टू 2, 2 टू 0। मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन पे यहाँ पे 0 करंट फ्लो होने वाला है, 0 गैल्वेनोमीटर शो करने वाला है उसकी रीडिंग। लेकिन जब अगर कम होगा तो लॉजिकली, जब मैंने इसको बंद किया तो ये देखो थोड़ी सी देर के लिए आया, वो वापस चला गया। वापस करके दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे वापस अभी 0 पे था, पुरानी कंडीशन, स्टेट बढ़ रहा था, लेकिन अब मैंने बटन बंद कर दिया, थोड़ी सी देर के लिए आया, करंट की डायरेक्शन दिखी एंड देन इट कम्स अगेंस्ट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज 0। कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि भैया मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन पे
हमारा जो करंट है या तो मिनिमम पे 0 हो जाएगा या तो मैक्सिमम पे 20 एम्पियर हो जाएगा, और इस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से करंट इंट्रोड्यूस या प्रोडक्शन या इंड्यूस नहीं होगा दूसरे सेकेंडरी कॉइल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर मेरी रीडिंग शो नहीं कर रहा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ। आगे की तरफ आगे बढ़े, बोलो फटाफट। तो आगे की तरफ सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड एक्सपेरिमेंट ये भी हमारे एनसीईआरटी से ही लिया गया है। लॉजिकली ये एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है और क्या नहीं है, सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी होपफुली। मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया। आगे बढ़ जाए, पक्का बढ़ जाऊं ना, तो ये आगे बढ़ रहा हूं मैं, लेकिन टॉपिक में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर और टॉपिक्स भी हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, उनको भी हम टाइम टू टाइम कवर करते चलेंगे। फर्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो इंट्रोडक्शन टू द ईएमएफ या हमारा ईएमआई, लॉजिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूं बिना बैटरी के जो करंट बना दे उसे कहते हैं माइकल फेराडे ने यही चीज बताई थी कि मैग्नेटिज्म के थ्रू हम करंट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। The current produced by moving a straight wire in a magnetic field or by moving a magnet in a coil is called induced current। जो करंट बनेगा उसे कहते हैं induced current, प्रकट होने वाला करंट आ गया, जागृत करंट। The process of electromagnetic induction has led to the construction of generators for the production electricity of power stations। हमारे पावर स्टेशंस के अंदर ये सब जनरेटर्स के अंदर जो हम बना रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम की एक प्रॉपर्टी है जो यूज हो रही है। जनरेटर्स भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, दो तरीके के जनरेटर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एसी जनरेटर, सेकंड वन इज डीसी जनरेटर। अब एसी और डीसी ऑल्टरनेट करंट और सेकंड वन इज डीसी इज लाइक डायरेक्ट करंट। ठीक है, यहाँ पे एसी और डीसी के बारे में हमें पता लगेगा दोनों में चेंजेस क्या होते हैं, लेकिन लॉजिकली इस साल ये टॉपिक कट गया है। वो जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ ये नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है। इस लेक्चर के अंदर जो आ रहा है ये पेपर में जरूर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक तो होशियार रहें। और जिनको नॉलेज की बात है, जिनको नॉलेज ही गेन करनी है, जिनको पेपर से ज्यादा मतलब नहीं कि हाँ पेपर में तो स्कोर अच्छा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं पेपर से मतलब नहीं है, पर पेपर में स्कोर अच्छा हो ही जाएगा, आगे भी मुझे इस सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करना है और डीपली इंटरेस्ट से पढ़ना है, तो वो लेक्चर्स भी देखें। नहीं तो देख लेना, मजा जरूर आएगा, उनमें बहुत प्यारे प्यारे एनिमेशंस हैं। थर्ड वन तो गैल्वेनोमीटर है, जो भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बात कर चुके हैं। ये बताता है कि वहाँ करंट प्रेजेंट है कि नहीं, वहाँ कहाँ इनटू द क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम या इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमारा करंट प्रेजेंट है कि नहीं, ये नाप बताता है गैल्वेनोमीटर। अगर नापना है तो उसे कहते हैं एमीटर, एम्पियर प्लस मीटर। समझ में आया? तो यहाँ पे टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग अ कॉइल इन अ बार मैग्नेट, तो वापस जो हम फैराडे सर ने हमें बताया था उसके बारे में वापस आपको बताना चाहता हूँ। क्या The condition necessary for the production of electric current by the electromagnetic induction is there must be a relative motion between the coil wire and the magnet। जैसे कि मैंने बताया था कि दो चीजें हैं, दो में से किसी एक चीज को मूव करेंगे, दो में से किसी एक चीज को मूव करेंगे, मूव करके दिखा देते हैं। दो चीजें ले आए, ये आ गई कॉइल और ये आ गया मेरा मैग्नेट, जिसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। सभी एक टॉपिक के अंदर पढ़ते जा रहे हैं, एक ही चीज से निकल रहा है, मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम आज तक खेलते आए इस चीज से, कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे स्पीकर्स के अंदर भी होता है, पता है, तोड़ना मत, अच्छे स्पीकर्स हैं अपने घर पे। तो यहाँ पे इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मैग्नेट को बोलता हूँ इधर आ, तो मैग्नेट को बोलता हूँ इधर आ, बात नहीं मान रहा है, वापस बोलता हूँ इधर आ। अब ये आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके आने की वजह से पहले कंडीशन में क्या था बच्चों, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं था इस एरिया में, लेकिन अब इसके आने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंट्रोड्यूस हो गई, जिसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे हमारा करंट जनरेट होता है, करंट घूमता है इधर से इधर, और पता चलता है कि यहाँ पे करंट घूम रहा है। गैल्वेनोमीटर की जगह मैंने बल्ब लगाया है, अगर करंट घूमेगा तो बल्ब भी ग्लो करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो बल्ब को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अ करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड in a fixed coil. A current is also induced in a fixed coil when a magnet is moved or rotated
रिलेटिव टू द फिक्स कॉइल। यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, रोटेट वाला कंडीशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, धीरे धीरे करके सब समझना, लेक्चर के अंदर सब कुछ है, एक एक पॉइंट क्लियरलीफाई मैंने किया है। सेकंड पोजीशन क्या है, ये तो मैग्नेट को मूव किया। सेकेंडली मैं क्या करूंगा, कॉइल को मूव करने की कोशिश करूंगा। किसको, कॉइल को मूव करने की कोशिश करूंगा। कॉइल भाग, यहाँ से कॉइल को मैंने भगाया, कॉइल गई, रिलेटिव मोशन हुआ, कॉइल पहले यहाँ थी, कॉइल को मैंने धक्का दिया, कॉइल यहाँ गई, कॉइल यहाँ गई, तो समझ में आया कि उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है इनटू द सर्किट। यहाँ पे डायरेक्शन बता दी गई है ऑफ द करंट, नहीं बताए तो कैसे पता करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो डरने की बात नहीं है, आगे बड़े मजा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर तीसरा पॉइंट, मैं लॉजिकली यहाँ पे तीसरे पॉइंट के अंदर क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है सेम टू सेम रहता है, मान लेते हैं फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन ये 15 इंचेस का गैप है, और मैं इसको कांस्टेंट रखता हूँ, नहीं हिलाता, किसी भी चीज को नहीं हिलाता, ना मैग्नेट हिलती है ना अपनी कॉइल, दोनों अड़ियल हैं, दोनों अड़ जाते हैं कि मैं भी नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रहा। होता है ना कि दोनों दो भाई होते हैं कि अरे जा बेटा काम कर रहा, दूसरा छोटा भाई मना करता है मैं भी नहीं जा रहा, बड़ा भाई कहता है मैं क्यों जाऊं, उसको बोला था। तो दोनों अड़ियल है, अगर नहीं मूव कर रहा है, वो अपने बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रख रहे हैं, तो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं आने वाला, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी करंट इसमें इंड्यूस नहीं होगा। लॉजिकली अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं और अब बोलूं क्या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्या d डिस्टेंस है, no current will be induced in the coil when the coil and the magnet both are stationary relative to one another, एक दूसरे के लिए स्टेशनरी, एक दूसरे के लिए सामने सामने खड़े, कोई हिलने को तैयार नहीं है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी चीजें आएंगी। फैराडे और हमारे हेनरी सर थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस करी, when the direction of motion of coil, when the डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट, दोनों में से किसी भी एक चीज की, या तो कॉइल या तो मैग्नेट, अगर रिवर्स कर दी जाए, अगर रिवर्स कर दी जाए, द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल गेट आल्सो रिवर्स, कि करंट की डायरेक्शन जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी भी डायरेक्शन में पलटी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, ये देखो, पास आया तो क्लॉकवाइज था, पास आया मतलब यहां से मैग्नेट आगे की तरफ आई, तो यहाँ पे जो करंट चल रहा है इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं कि दूर जा, तो देखो उल्टा हो गया, वापस करके दिखाऊं, देखो ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मैं इसको आगे भगाता हूं मतलब पीछे भेजता हूं, तो मेरा करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और तो समझ में आ गया होगा कि अगर मैं एक बार पास ला रहा हूं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, जरूरी नहीं है पास ला रहा हूं तो क्लॉकवाइज, पोजीशन डिपेंड करेगी पोल्स के ऊपर कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे समझ आ गया होगा, यहाँ पे समझ में आया क्या कि अगर मैं इसकी करंट की डायरेक्शन बदलना चाहता हूं तो मैं इसे या तो पास ला रहा तो क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था, मान लेते हैं अभी एंटी क्लॉकवाइज था, और फिर दूर ले जाऊंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, अपोजिट कर दूंगा, मूवमेंट अपोजिट कर दूंगा, नहीं एक चीज का, किसी भी मैग्नेट का, नहीं तो कॉइल का। जैसे ऐसे नहीं, दोनों को दूर भेज दो फिर दोनों को पास ले आओ, फिर दोनों को दूर भेज दो दोनों को पास ले आओ, ऐसे ऐसे होता है ना, तो ऐसे ही करना है, लेकिन एक ही हाथ मूव करना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा करंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ के क्या जानेंगे, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जानेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड। अब अगर मैं करंट जो इसके अंदर बन रहा है, मान लिया मैंने जनरेटर में, सर आप कह रहे हो जनरेटर के अंदर आप इस चीज को लगाते हैं, जनरेटर इस तरीके इस प्रॉपर्टी पे इस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कैसे मैं करंट, तो जनरेटर से तो मुझे इतना चाहिए कि मैं पूरी बिल्डिंग को पूरा का पूरा सप्लाई दूं करंट का, तो कैसे कैसे छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, याद है जो मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाला था, क्यों डाला था, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर पिछले वाले उससे याद हो, लेक्चर से याद हो, पिछले वाले लेक्चर से अगर आपको समझ में आया, रिलेट कर सकते हो, तो सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, उसकी वजह से हमारे जो डिफरेंट एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ने से हमारा क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस, जिसकी वजह से बढ़ेगा क्या, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ गया, क्या वही तो बढ़ाना था, क्या बढ़ाना था, करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, यही तो बढ़ाना है। सेकेंडली द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ये वही वाली कौन सी, लूप, कॉइल या टर्न या सर्कुलर लूप, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी टॉपिक पे चले जाओ तो लॉजिकली समझ में आएगा कि एन, या हमने एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए थे, सोलेनॉइड में ही बढ़ाए थे, करंट उसके लिए बढ़ाया था, तो करंट बढ़ाया तो एन बढ़ा था, एन बढ़ाया तो करंट बढ़ा था, यहाँ पे भी एन बढ़ा दूंगा, सर्कुलर लूप कॉइल की बात हो रही है। बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, कि मैं मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ, मैग्नेट जितना बढ़ा लूंगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट चेंज होगा। वही गाथा चली आ रही है, बारात चली आ रही है, तो हम उस चीज को और थोड़ा आगे लेके चलते हैं। बाय इंक्रीजिंग द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, फटाफट जितनी जल्दी पास लाओ, सेकंड लॉ यही कहता है, जितनी स्पीड से पास लाओगे उतनी जल्दी चेंज होगा, जितनी स्पीड से दूर ले आओगे उतनी जल्दी चेंज होगा, जितनी धीरे लाओगे उतना कम करंट इंट्रोड्यूस होने वाला है, इंड्यूस होने वाला है। एक रोटेशन वाला टॉपिक था, एक रोटेशन वाला टॉपिक था जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं सोच रहा था आपको बना के दिखाऊं। मान के चलते हैं कि यहाँ पे मेरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, यूनिफॉर्म में स्ट्रेट जाती हैं। अगर यहाँ पे मैं इस चीज को थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर दूं और एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दूं, और यहाँ पे इस चीज को मैं ऐसा बनाऊं, फर्स्ट कंडीशन थी मेरी लूप की है, फर्स्ट कंडीशन थी मेरी लूप की है, सेकेंड कंडीशन मेरी है लूप की थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब मैं इसको ऐसा करता हूं, ठीक है। थर्ड कंडीशन आने वाली है, वो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देता हूं, ऐसा कर दिया, और बिल्कुल फ्लैट होने पे, क्या बिल्कुल फ्लैट होने पे मान के चलो ये है और ये फ्लैट, मतलब ऐसा है और ये पैरेलल हो गई, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं होंगी, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 0। इसमें कितनी हो रही हैं, 1 2 3 4 पास हो रही हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आ जाती हैं 4, लेकिन अगर मैं और ऊपर जाके देखूं तो इसमें 5, और नीचे की तरफ जाऊंगा तो ये ग्रीन वाले केस में 6 भी होंगी। तो मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, जो हमारा लूप है उसको, करंट को ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं मैं उस लूप की, ऐसे ऐसे करके पूरा रोटेट कर रहा हूं। जैसे ओरिएंटेशन होती है ना, कंप्यूटर की ओरिएंटेशन होती है ना, इतना जीबी का ग्राफिक कार्ड, इतने जीबी का मैंने रैम लगा रखा है, प्रोसेसर ऐसा है वैसा है, वैसे मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ। प्रो हो आप इन सब चीज़ों के अंदर, मैं जानता हूँ। तो ये चीज़ और है, ओरिएंटेशन चेंज कर दी, मतलब उसको सर्कुलर रोटेट कर दिया मैंने उसके अंदर, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज होंगी। ये भी एक तरीका है। एक ये भी है कि अगर मैं इसके अंदर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का नंबर बढ़ाऊं, जिसका मतलब है कि हमारी मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, नहीं तो ये चीज है कि जो मेरा लूप है उसका साइज या तो बड़ा कर दूं या तो छोटा कर दूं, या तो बड़ा करता जाऊं या तो छोटा करता जाऊं। पर ये चीज रिलेटिवली पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है, एक तरीके से हाइपोथेसिस है ये। सीनियर डिवीजन में जाओगे तो एरिया रिलेटेड में जाके पूरा का पूरा ये टॉपिक आएगा, है ना। तो एरिया, चेंज ऑफ एरिया, ये सब चीजें अपन सीखने वाले हैं। यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा दैट इज द लेंज लॉ। लेंज लॉ बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मतलब कभी कभी मतलब जब मैं छोटा हुआ करता था तो ये मेरे को बहुत कंफ्यूज करता था। बहुत कंफ्यूज कैसे करता था वो भी मैं आपको समझाऊंगा, समझ ही जाओगे। थोड़ा सा कंफ्यूज आप भी होने वाले हो, लेकिन अगर नहीं होते तो आप अच्छे बच्चे हो, आपको बहुत, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, दैट्स अ मोटिवेशन फॉर यू। एंड देन आप सारे के सारे मतलब मैक्सिमम 60% ऑफ द चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो। नहीं तो मैक्सिमम अपन ये मान के लो 80-90% चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इस लेक्चर के एंड तक। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, EMF will be induced in such a way that it will oppose the cause of which it has produced it. एक तरीके से यहाँ पे अगर देखो, पहले तो छोटी छोटी चीजें, पहले उसको अंग्रेजी को छोड़ो, यहाँ पे सीखते हैं कि अगर ये कॉइल है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैग्नेट के अंदर से निकल रही हैं, और ये एक दूसरे से मैग्नेट जो है ये रेस्ट पे बैठे हैं, दूरी पे दूर दूर बैठे हैं, आसपास नहीं आएंगे, कोई भी करंट इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होने वाला, कोई भी करंट पैदा नहीं होने वाला, नहीं आएगा उसमें। कॉइल ये कहती है अगर मेरे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी तो मैं उसे अपोज करूंगा, कैसे अपोज करूंगा वो भी सिखाता हूं। अभी तो रेस्ट पे है, पर पहले लाके देखते हैं। चलो ये पास में आई, तो इसके अंदर कुछ करंट इंट्रोड्यूस होगा, कुछ करंट आ जाएगा इसके अंदर। अब करंट क्या है, साइक्लिक। देखो साइकिल कौन सा है, ये हमारी
कौन सी साइकिल है बच्चों? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में क्या मैंने पहले बताया था, ऐसे साउथ पोल बन जाता है। तो ये कहता है कि मेरे थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा तो मैं उसे नहीं होने दूंगा। ये पास में आया तो इसे इसके अंदर करंट इंट्रोड्यूस हुआ तो ये साइक्लिक हो जाता है, ये खुद को भी साउथ पोल बना लेता है बच्चों, ये खुद को भी साउथ पोल बना लेता है। और अगर लाइक पोल्स होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल बैक करते हैं, तो इसे देगा धक्का, इसे देगा धक्का कि दूर जा। पर जैसे ये दूर जाने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने करंट की डायरेक्शन बदल लेता है। पीछे समझाया था कि मैग्नेट आगे पीछे करोगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब इसकी हो गई एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से क्या है, ये मेरा बन गया क्या, नॉर्थ पोल। पहले बोल रहा था दूर जा, पहले बोल रहा था दूर जा, भग मेरे दूर से, रिपेल कर रहा था, रिपेल कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। अब जब दूर जा रहा है तो बोल रहा है पास में आ, ये बोल रहा है अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है। तो ये वो कंडीशन है कि थोड़ी दूर जाएगा तो ये मेरे को खुद पास, अपने पास बुलाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बदल लेगा। और अगर मैं पास आया तो मुझे दूर भेजेगा, कैसे, ऐसे दूर भेजेगा। अब ये वही कंडीशन है, पास आने नहीं देती, दूर जाने नहीं देती, न पास आने दे रहा है न दूर जाने दे रहा है। बार बार ये अपने आपका पूरा का पूरा जो कंडक्शन है या डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द करंट है वो चेंज करता रहता है, ताकि ये बार बार आगे पीछे होता रहे, लाइक अनलाइक, लाइक अनलाइक। यही चीज है लेंज लॉ। पहले मैं काफी कंफ्यूज होता था कि यार पहले ये चीज हो रही थी तो ऊपर के टॉपिक्स में तो इजीली हो रही थी, लेकिन ये चीज क्यों एक दूसरे को लाइक अनलाइक क्यों कर दिया इन लोगों ने। लेकिन ये एक लूप है, एक लॉ है जो लेंज महाराज ने, हमारे लेंज सर ने बनाया था। लॉजिकली क्या था कि फैराडे हमारे बहुत, माइकल फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एंड देन टेस्ला जो थे, निकोला टेस्ला, इनको हम सब फॉलो करते हैं, मेनली जो फिजिसिस्ट हैं वो सारे के सारे फॉलो करते हैं। बहुत मतलब मोटिवेशनल या मतलब हमारे लिए गाइड है द लाइट, द पाथवे ऑफ लाइट, कि भैया हमें उसको फॉलो करना है ताकि हम कुछ लाइफ में कर पाए। तो वो हमारे लिए एडमायर करते हैं हम उन्हें, है ना, एडमिरेशन है। अब उन्हें एक तरीके से प्यार करता हूँ मैं बहुत ज्यादा। अगर वो उन्होंने किया क्या, फैराडे ने कुछ चीज करी और उस चीज का बोलबाला किया, उस चीज को मतलब फुल फैला दिया। हमारे निकोला टेस्ला ने उन चीजों को बार बार अपनी टेक्नोलॉजी, अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूटिलाइज कर करके। अब जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लास्ट टाइम तो लेफ्ट सिखाया था सर, इस टाइम राइट क्यों सिखा रहे हो? मेनली ये होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। वहां पे हम तीन चीजों से डील कर रहे थे। फर्स्ट वन था हमारा फोर्स, सामने की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था हमारा करंट FBI। याद है FBI? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। है तो FBI, है तो अभी भी FBI, फादर, मदर और हमारा क्या, चिल्ड्रन। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर चाइल्ड मतलब करंट। वापस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, समझ में आ रहा होगा, इजी है। लेकिन ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मेनली यूज किया जाता है। यहाँ पे जो फोर्स होता है, जो मेरा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स की जगह यहाँ पे मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या है, पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार करंट दिया था ताकि मोशन हो पाए, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन दे रहा हूँ ताकि मुझे करंट मिल पाए। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी चीजें राइट हैंड रूल से हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल की जगह यूज करने लगे। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये था, लेकिन अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में ये हो जाएगा। फिंगर्स वही है, दो फिंगर्स और एक थंब का यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। राइट हैंड रूल के अंदर क्या है, होल्ड द थंब, योर फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ द राइट हैंड एट द राइट एंगल टू वन अनदर। ऊपर सामने की तरफ 90 डिग्री ये वाला बनाया, तो ये वाला सामने वाले से 90 डिग्री दिख रहा है। सब एंगल से घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, ऐसा मत करना, ऐसे ऐसे कर दो। ऐसे ऐसे कर दोगे तो थीटा बदल गया, 90 डिग्री बदल गया और मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द करंट बदल गया, जिसकी वजह से हमारे आंसर गलत हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेफ्ट हैंड रूल में भी वैसे ही रखना बच्चों, ऐसे, और राइट हैंड रूल में भी ऐसे ही रखना, ऐसे। सारे एंगल पे घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ मैं। एडजस्ट योर
hand in such a way that the four finger points in the direction of magnetic field. First जो finger है वो magnetic field को बताएगी, thumb जो है हमारा direction of motion को बताएगा. वहाँ force था, मैंने कहा था motion है, यहाँ पे motion हो जाएगा. Then the direction in which the center finger points give the direction of the induced current. वहाँ current था, यहाँ induced current हो जाएगा. तो समझ में आ गया हो तो अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. एक दो मतलब रैंडम कुछ भी तो भी मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देता हूँ, कोशिश करो सॉल्व करने की. यहाँ पे ये देखो ऐसा सा डायग्राम है, प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करते हैं, एक दो टॉपिक्स लगाने की कोशिश करते हैं. रैंडम है ये, मल्टीपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मल्टीपल इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन हमको सॉल्व एक दो ही करने हैं, बाकी सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे. मान के चलते हैं कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, एक वायर है ऐसे करके लंबी सी, मैं इसको ऊपर की डायरेक्शन में भेज रहा हूँ. ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी, और ये है मेरा मूवमेंट या मोशन या फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है. मेरे को आई निकाल के दो, आई मतलब करंट की डायरेक्शन निकाल के दो. मोशन ऊपर था, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड सामने, मैग्नेटिक फील्ड सामने, तो ये ऐसे हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐसे करके अंदर की तरफ चला जाएगा. तो जो इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, दैट वुड बी इनसाइड द बोर्ड, स्क्रीन के अंदर की तरफ, इनवर्ड, कुछ भी लिख सकते हो. अब अगर सेकंड क्वेश्चन करना चाहूं तो ये था फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट अगर मैं कराना चाहूं तो इधर की तरफ मेरा फोर्स है, रैंडम रख लेते हैं, करंट को नीचे की तरफ रख देते हैं. तो मेरा थंब इस तरफ, करंट नीचे की तरफ, जो फोर फिंगर है वो सामने अंदर की तरफ जाएगी. तो इस केस में भी जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों इस तरफ होगा. अगर मैं एक थर्ड क्वेश्चन कराऊं, करना तो पसंद करोगे, मुझे हेट तो करते नहीं हो आप सब. अब मैं दो कॉइल्स बना रहा हूं, ये ऐसे कर रहा हूं, है ना, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूं, और यहाँ पे एक मैं मैग्नेट है थोड़ा इधर है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और एक कॉइल में इधर बना रहा हूं ऐसा करके, इसमें भी गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट है. ठीक है, अगेन नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये चीज मेरी आ जाएगी. ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल. अब यहाँ पे जो है क्या बनेगा, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन होगा वो उसके सजदे में झुकेगी. मतलब जिस तरफ से करंट आता है, करंट किधर से आएगा पहले तो ये बताओ. नॉर्थ से इधर आएगा तो दिमाग की बात है, खुद को नॉर्थ बना लेगा. आगे की तरफ देखो, ये मैग्नेट में भेज रहा हूँ आगे की तरफ, तो सेम क्या होता है, पीछे ये लेंस लॉ याद है ना, लेंस लॉ याद है, तो ये बना लिया खुद को नॉर्थ, और यहाँ पे आएगा साउथ. मेरे बच्चों, हमेशा जो करंट होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ऐसे 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 करके यहाँ से आएगा और यहाँ पे जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है जो इस तरफ झुक जाता है, जहां से करंट आता है वहां से ऐसे करके झुक जाता है. हमारा जो गैल्वेनोमीटर का टीका है, कांटा है, सुई है, वो उस तरफ झुक जाती है जहां पे हमारा करंट आ रहा होता है. अब अगर मैं इस चीज को ऐसे भेजूं तो ये क्या, यहाँ साउथ पोल बनाएगा, यहाँ बनाएगा नॉर्थ पोल, और नॉर्थ से साउथ जाता है या साउथ से नॉर्थ करंट जाता है, हमेशा साउथ से नॉर्थ इधर जाता है और इधर से यूं जाएगा, तो ये इस तरफ झुक जाएगा. अगर ये पीछे की तरफ करूं तो भी मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं. इजी है, बहुत इजी है. यहाँ तक हमारा एंड होता है लेंस लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ, और हमारे माइकल फैराडे के दिए हुए बहुत सारे चीजें, लॉज या बहुत सारे टॉपिक्स, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे. आगे आने वाले टॉपिक्स बहुत मजेदार रहने वाले हैं, जैसे एसी-डीसी जनरेटर, डिफरेंस बिटवीन एसी-डीसी जनरेटर, मजा आएगा. तो यहाँ पे एंड करते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और ऐसे ही मजेदार लेक्चर से कंटिन्यू करने के लिए मोशन फाउंडेशन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. जो भी डाउट हैं अपने नीचे कमेंट्स में डाल दें या मोशन ऐप पे डाल दें. थैंक यू.